इसमें तो आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। गए एक बात ध्यान रखो, कभी अपने टारगेट को इतना बड़ा मत बना लेना कि आपको अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं बस ऐसे ही, ठीक है। तो टारगेट को फोकस करो, लेकिन इतना ना है कि ज़िंदगी से आपका फोकस हट जाए। ज़िंदगी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, टारगेट तो केवल एक पड़ाव होता है, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लालू टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट सेज आरजेडी, नो इम्पोर्टेंट न्यूज। एग्जाम पर्पज से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो राजस्थान रोल्स आउट अपॉइंटमेंट टू बोर्ड्स, यानी कि बोर्ड्स में जो पॉलिटिकल लीडर्स एमपीज एमएलएज वगैरह होते हैं उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो राजस्थान ने किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एसेट वर्थ 1.77 करोड़ ऑफ राना अयूब अटेस्ट। ईडी ने एक राना अयूब जो है मतलब शायद कुछ हैं, मतलब इस टाइप की तो जर्नलिस्टें हैं ना, तो उनके खिलाफ जांच में 1.77 करोड़ रुपया पाया गया है, 7 करोड़ रुपया पाया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो ही करना, वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई यहाँ पे कमी थी, ठीक है। उसके बाद वो इम्प्रूव होगी और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करना, लेकिन आपसे सब्सक्राइब करवा के ही मानेंगे हम लोग। इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रो ओवर योगी जी जैब एट कश्मीर बंगाल केरला। एक योगी जी ने कल बयान दिया था, कल यूपी में चुनाव था, तो योगी जी ने बोला कि भाई वोट हमें दे देना, वरना यूपी आपका केरल बंगाल कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। तो अगर इसकी बात मैं करूं, योगी जी के बयान की बात मैं करूं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो आर्टिकल नंबर 1 कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई जो इंडिया यानी कि दैट इज भारत, जो इंडिया है वो भारत है और सेल भी है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी कि हमारे लिए सारे स्टेट्स बराबर हैं, ठीक है। तो ये बयान कहीं ना कहीं एक गलत वे में आया है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद सीधी बात करूं तो इंडिया का आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। तो यानी कि इंडिया, अगर हम प्रियम्बल की बात करें इंडिया में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए डेमोक्रेटिक, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्टिक है ना, सोशलिस्टिक, और उसके बाद रिपब्लिक, ठीक है, और सेक्युलरिस्ट है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद जस्टिस लिखा हुआ है, इक्वलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई और ये भी लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो है फ्रेटर्निटी, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखो भाई, आप भाईचारा बढ़ाने की बजाय भाईचारे को मतलब बढ़ावा दे दो, या भाईचारे ना हो ऐसी चीज़ का बढ़ावा दे दो। अब बंगाल के केरला के लोग क्या वोटर नहीं है, ठीक है। बंगाल के केरला के लोगों ने क्या बीजेपी को वोट नहीं दी होगी, ठीक है। वो बात अलग है, सरकार बने ना बने। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, अगर बंगाल केरला के लोग मोदी जी को तो वोट दी होगी, आपकी बीजेपी के हैं, ठीक है। तो जिसको भी दिया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ है कमी है ना, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। उन कमियों में ऐसा ना हो कि आप भाईचारे की भावनाओं को आहत करें, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और भाई विलेज जो है ना वो यूपी में भी है, यानी कि गांव यूपी में भी है और गांव केरला में भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों के कंपेरिजन की बात करूं तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग ध्यान रखना, नीति आयोग जो एक नया इंडेक्स का इंडेक्स रिलीज करता है, जिस इंडेक्स का नाम होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो खाली स्टेट्स के लिए रिलीज होता है। इसमें जो आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं 3 कंपोनेंट की बात करूँ तो हेल्थ होती है एक, और एक होती है आपकी एजुकेशन, और जो लास्ट होती है वो होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं आपसे, तो आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें 12 इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेंगे एमपीआई में, क्यों बताना चाह रहा हूं आपको। पहले आप एमपीआई की बात कर लो। देखो 3 हो गए, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब इसमें 12 इंडिकेटर जो होते हैं, हेल्थ के इंडिकेटर देख लो आप, न्यूट्रिशन, ठीक है, और चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, और इसके बाद एंटीनेटल केयर, ठीक है। ये 3 हो गए आपके, है ना। अगर मैं इसमें आपसे एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के देख लीजिएगा आप, ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि बच्चा कितने साल स्कूल गया, ठीक है। और या मतलब एक उम्र दे देते हैं वो लोग, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस, आपकी स्कूल में कितनी अटेंडेंस रही है। अटेंडेंस का मतलब ये नहीं 70%, मतलब आपने कौन सी क्लास तक स्कूल अटेंड किया, ठीक है, जाते थे नहीं जाते थे, वो सारी चीज़ें। ये हो गया एजुकेशन के बारे में। अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूँ तो उसमें आता है आपका कुकिंग फ्यूल के अलावा आता है उसमें सैनिटेशन के अलावा आता है उसमें ड्रिंकिंग वाटर के अलावा आता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी।
अगर इलेक्ट्रिसिटी के बाद की बात करूँ तो उसमें आती है हाउसिंग, है ना, एसेट्स एंड फिर बैंक अकाउंट आपका, ये सारी चीज़ें आती हैं। टोटल 12 इंडिकेटर है एमपीआई में, 3 फैक्टर है और जिनका नाम है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैं बात करना चाह रहा था एमपीआई की, मैं बात क्यों कर रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। देखो जो इसमें पूरा स्टेट बताया है इन्होंने, यानी कि सबसे गरीब राज्य जो है उसमें यूपी का जो परसेंटेज है वो 37.79, यानी कि यूपी की इतनी जनता गरीब है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो गरीबी में ही तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो 12.8% गरीब है, ठीक है। अब आप केरला की बात पे आ जाओ। केरला में जो ही इसी इंडेक्स के अनुसार केरला का जो पॉवर्टी रेट है वो है बस 0.71%, 0.71%। आप ध्यान रखिएगा कितना कम है, ठीक है। गोवा का जो है वो है 3.76%, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि केरला में भी पॉवर्टी कम है इनके यूपी से, है ना। अब केरला में दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एनआईए ने बोला था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कि टेररिज्म जो है वो इंडिया के स्टेट लाइक एज केरला में इंक्रीज हो रहा है। यानी केरला में मार्क्सवादी लोग जैसे, है ना, या जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जो टेरर होता है ना, जो एक्सट्रीमिज्म होता है, ठीक है। अगर मैं नक्सलिज्म की भी बात कर लूँ यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं होगा। ये जैसी चीज़ें जो केरला में बढ़ रही हैं, और शायद इसीलिए योगी जी ने बोला था कि आप ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा मत दो। तो दोनों तरफ से खतरनाक चीज़ें हैं, है ना, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ बचा होगा डिस्कस करने के लिए। जो वहाँ के सीएम है केरला के, पिनाराई विजयन, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि भाई यूपी अगर केरला में बदल जाएगा तो बेस्ट एजुकेशन होगी, हेल्थ सर्विस होगी, सोशल वेलफेयर होगा। अगर आपने कल ध्यान दिया हो तो केरला पे शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल आया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे केरल में क्या क्या परेशानियां। हो सकता है कि उसी का फायदा योगी जी ने भी उठा लिया हो कि जब शशि थरूर बोल रहे हैं तो मैं भी बोल दूं, है ना, केरल के बारे में। ऐसे जम्मू कश्मीर के बारे में बोला इन्होंने कि जम्मू कश्मीर में बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बेटर लेस पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है। ये कहाँ से दिया है इन्होंने? सारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ये सारा डाटा इन्होंने दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक न्यूज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, रिस्टोर पीस एससी सेजन हिजाब केस। अब इसे मैं यहीं पर डिस्कस कर लूँ। आप आगे एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी हम इसे नहीं ले रहे, आगे सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इसे वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा टॉपिक है ये, है ना, अच्छा टॉपिक क्या, वीडियो बना रखी है मैंने, आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ अगले केस पर, खीरी केस मिस्टर सन्स। अगर आपको पता हो, लखीमपुर खीरी एक यूपी में शहर है, लखीमपुर खीरी। वहाँ पे एक मिनिस्टर है, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, ऐसा बोला गया था पुलिस की जांच में। लेकिन उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। बोलिए किसी को गोली नहीं मारी उन्होंने, तो इस टाइप की है ये बस, लेकिन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। आरबीआई होल्ड्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ। आरबीआई ने रेट्स को ग्रोथ बढ़ाने के लिए होल्ड कर लिया है। इसमें देखो जो रेट की बात हुई है वो ये बात हुई है कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है 4% पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। रेपो रेट जो होता है वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा, जल्दी से बताओ। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जो कॉमर्शियल बैंक को रुपए देता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, स्पेशली में रुपए नहीं, जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। और लोन कब देगा भाई किसी को? जब उसके पास फंड नहीं होगा, ठीक है। तो इससे अगर मैं बात करने की चाहूँ तो सेंट्रल बैंक जो है इससे सिक्योरिटी भी परचेज करता है रेपो रेट के ही अंतर्गत। रेपो रेट का जो दूसरा नाम है उसे हम बैंक रेट भी बोल देते हैं, बैंक रेट भी उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं बैंक रेट की बात करूं तो इसमें फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है ये आती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है इसकी अगर मैं बात कर लूं तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जो बनाती है वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अगर इसके बाद में जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बताती है कि इन्फ्लेशन टारगेट करके, और ये जो बता देती है कि आपका जो ये रेपो रेट रहना है 4 ± 2% रह सकता है, ठीक है। और गवर्नर एमपीसी का अगर आप मुझसे पूछो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, तो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एमपीसी। अभी इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि रेपो रेट क्या है। बाकी एक दो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन आपको पता होगा, इंक्रीजिंग इन प्राइसेस। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन कौन कौन से, जैसे डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें इन्फ्लेशन की चीज़ें होती हैं ना, डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ पे,
एज नो बार, ये कल यूपी में वोटिंग हुई थी तो एक महिला वोट देने चली गई है। राइट टू वोट इज फंडामेंटल राइट और नॉट, ये बताओ, राइट टू वोट इज फंडामेंटल राइट और नॉट? राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके बाद हम वो खाली आपका लीगल राइट है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करें, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देता है, वो आप देख लेना, ज़्यादातर केसेस में लीगल राइट ही देते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है ना। एनएमसी बांस, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पक्का, ठीक है। एनएमसी बांस स्टूडेंट अबाउट सीट्स इन चाइना, चाइना में कोरोना की वजह से जो लोग एमबीबीएस करते हैं उसका बोला है कि भाई आप देखते रहो, जब जाना है आपको चले जाना, आपके इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। नो क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम 82 नेशंस, यानी कि 82 नेशन से जो लोग आएंगे जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा रखी होंगी अपने, ठीक है, या उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे रखा होगा कि भाई हमें नेगेटिव नहीं है, दोनों वैक्सीन तो लगवानी जरूरी है, उनके लिए कोई जो पहले 14 दिन का क्वारंटाइन या 7 दिन का होता था वो अब कोई भी क्वारंटाइन नहीं होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये नहीं है, इसीलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप दौड़े दौड़े आओगे। पुलिस एनालाइज स्ट्रीट क्राइम इन कैपिटल, रिड्यूस व्हीकल थेफ्ट्स, पुलिस ने जो स्ट्रीट क्राइम कराया कि भाई रिड्यूस जो है व्हीकल थेफ्ट्स जो है वो कम हो गई है। अब बताओ क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी आपके लिए, है कुछ बताओ। स्टूडेंट कॉल फॉर प्रोटेस्ट ओवर हिजाब लो, कोई अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। है मतलब आगे डिस्कस करने वाले हैं हम ऐसी केसेस में। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया। दिल्ली गवर्नमेंट टास्क फोर्स सेंटर फॉर रुपीज 11 करोड़ फ्रॉम निर्भया फंड, दिल्ली गवर्नमेंट ने रुपये मांगे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर डिलीवरी सर्विस टू स्विच ई व्हीकल्स, मैं आपसे यहाँ थोड़ा ई व्हीकल्स डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करूँ तो आप ध्यान रखिएगा, 5th लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में, 5th लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अब एक चीज़ रखिए आप ध्यान में, इंडिया जो है ये जो ई व्हीकल है इसे हम पेरिस एग्रीमेंट की वजह से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, अगर भाई देखो नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे, ठीक है, यानी कि वो इम्प्लाई नहीं करेंगे, अगर कंजप्शन कन्वेंशन फ्यूल में इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा। गाइस एक मिनट रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, तो हम पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, देखो अगर ऑटोमोबाइल कंज्यूमर आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो कन्वेंशनल फ्यूल यानी पेट्रोल वगैरह यूज करेंगे, पेट्रोल वगैरह यूज करेंगे तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। और पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला है कि हमें जो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस भी पॉल्यूशन जो इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग है टेम्परेचर है वो नहीं पहुंचने देना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप एक और चीज़ ध्यान रखें तो अभी 2070 के लिए ग्लासगो में कौन गए थे, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बोल दिया कि नेट जीरो एमिशन होगा हमारा 2017 में। नेट जीरो एमिशन का मतलब है आप जितना कार्बन इंक्रीज कर, जितना कार्बन प्रोड्यूस कर दो उतना ही कार्बन आप सिंक करो, ठीक है। अगर इसके बाद मैं खाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आऊँ तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इंडिया सपोर्ट एक कैंपेन चल रही है EV30 @ 30, यानी कि EV 2030 तक 30% EV होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने चाहिए, है ना। ये वर्ल्ड लेवल की कैंपेन। अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर दिया इसको बढ़ावा देने के लिए, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेम सेकंड स्कीम लॉन्च की है। अगर इस स्कीम की मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो फास्टर एडप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स, है ना। ई व्हीकल्स के लिए जैसे लोन दिया है, इस टाइप के बहुत सारे काम किए हैं जिससे जो ये स्कीम बढ़ावा दे दी है, यानी कि व्हीकल्स हमारे बन सके। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ गवर्नमेंट ने दूसरा काम किया है तो गवर्नमेंट ने PLI प्रोड्यूस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल, आप केमिस्ट्री सेल समझ लो ना, जो उनकी बैटरी में लगेगा, ठीक है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है PLI स्कीम जो वो ऑटोमोबाइल्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट की चीज़ समझ में आ गई होगी, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। अगर मैं गवर्नमेंट के बाद बात करूँ कि गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, यानी कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना, तो आप चैलेंजेस देख लीजिएगा। देखो सबसे पहले जो चैलेंज है वो ये है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है सारी चीज़, जो इसका बैटरी का लिथियम आयन है, लिथियम आयन या लिथियम बैटरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। बैटरी के जितने भी कंपोनेंट है वो हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ये महंगा पड़ता है। अगर इसके बाद मैं दूसरी बात करूँ तो लेस चार्जिंग स्टेशन, यानी कि चार्जिंग स्टेशन जो है हमारे पास बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से पब्लिक इसे खरीदती नहीं है, क्योंकि भाई चार्जिंग स्टेशन कम है, कहीं दूर नहीं जा सकती। तीसरा अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो स्लो चार्जिंग, यानी कि इसकी जो चार्जिंग है वो बहुत स्लो है, लगभग 12 घंटे में आपकी फुल बैटरी चार्ज होती है। मान लो अगर आपको कहीं दूर जाना है व्हीकल से तो आप कैसे जा पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे यहाँ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है,
लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी, अगर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो आप एक चीज़ समझ लो कि ज़्यादा प्रोडक्शन हम कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर भी है। अगर मैं बात करूँ तो अगला जो पॉइंट है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर। भाई जब जिस पर अगर हम पे बैटरी बनानी ही नहीं आएगी, ठीक है, तो हम इस बैटरी को बनाएंगे कैसे? ये जो चीज़ें हैं ये इसके चैलेंजेस थे। अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ आपसे कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कंडीशन कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, वे फॉरवर्ड की बात करूँ मैं आपसे, तो वे फॉरवर्ड में आप देख लीजिएगा ये यानी कि क्या होगा इससे, ये इससे सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी सुधर जाएगी। ओवरऑल एनर्जी सिचुएशन, ठीक है, हमें जितना ज़्यादा पेट्रोल चाहिए अब वो कम चाहिएगा, यानी कि हम जो है डेफिसिट में नहीं जाएंगे। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी नई कंपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आएंगी। बैटरी कैन बी क्रिएटेड, अगर आपको मिल जाए सब कुछ सामान तो आप बैटरी भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद मैं बात करूँ तो आप न्यू चार्जिंग स्टेशंस, बे फॉरवर्ड में न्यू चार्जिंग स्टेशंस बना सकते हो, न्यू चार्जिंग स्टेशंस बना सकते हो। और एमओपी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने तो बोला भी है कि 3 किलोमीटर के ग्रिड एरिया में एक चार्जिंग स्टेशन होगा और 25 किलोमीटर हाईवे पर दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यही था, है ना। अब जो इन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट करी है वो अभी हालांकि कुछ दी नहीं है, बस इन्होंने ये बोला है कि हम जो है 10% टू व्हीलर्स और 5% फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बना देंगे, ठीक है। बाई मार्च 2030 तक हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास 50% टू न्यू व्हीलर्स हों और 25% फोर व्हीलर्स हों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बताना, फ़ायदा क्या होगा इससे, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ना। डिस्कस कर लिया हमने, कुछ बचा नहीं। बीजेपी डिमांड्स क्लोजर ऑफ न्यू लिक्विड बैंड से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 1 डेड 5 ईयर ट्रैप्ड पोर्शन ऑफ गुरुग्राम फ्लैट फॉल हो गया, गुरुग्राम में फ्लैट गिर गया, इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आपके लिए। जेजेपी लीडर अजय चौटाला रिलीज्ड फ्रॉम जेल, ये जेल से आ गए हैं बाहर, ठीक है। और टीचिंग रिक्रूटमेंट स्कैम में अंदर गए थे, इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा हमें। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पे की हम बात करें तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि मैन अरेस्टेड फॉर हर्लिंग पेट्रोल बम्ब एट बीजेपी ऑफिस। मेरे हिसाब से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है ना। इसके बाद अब मैं बात करूँ राजस्थान रोल आउट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो फिर टीआरएस एमपीज मूव मोशन अगेंस्ट पीएम। अगर इसमें देखो प्रिविलेज मोशन के मैं बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि प्रिविलेज मोशन वगैरह क्या होती है, ठीक है। ये देखो जो टीआरएस के मेंबर है यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमपी हैं, उन्होंने मोदी जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लॉन्च कर दिया कि वो प्रिविलेज मोशन पास करवाना चाह रहे हैं, प्रिविलेज मोशन को घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लूँ कि सबसे पहले प्रिविलेज मोशन होता क्या है। ये जो है ये किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर उसने प्रिविलेज का ब्रीच किया है ना, तो ये मोशन आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं मोशन के बाद की बात करूँ तो इसमें सर्टेन राइट्स, अब मैं पहले प्रिविलेज की बात कर लेता हूँ। तो देखो प्रिविलेज क्या होता है, सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज जो भी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एंजॉय की जाती हैं उसे हम प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है। प्रिविलेज में अगर मैं बात करूं तो ये इसके प्रिविलेज में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी जो पार्लियामेंट में बोल सकता है, जो काम कर सकता है, वो भी इस प्रिविलेज को एंजॉय करता है। उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लस सारे यूनियन मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो ये सबसे पहली बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का तो हिस्सा है, लेकिन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज नहीं मिलती है ना, यानी कि रूल से नहीं मिलती है, इसको अलग से है। इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 361 इसमें इसकी प्रिविलेज अलग से डिफाइंड है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें आर्टिकल नंबर 105 में पार्लियामेंट प्रिविलेज दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 105 में कॉन्स्टिट्यूशन के में इसमें दो प्रिविलेज इंपॉर्टेंट से दिए गए हुए हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरी जो दी गई हुई है वो दी गई हुई है आपकी राइट ऑफ पब्लिकेशन इन प्रोसीडिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 105। अब मैं थोड़ा सा प्रिविलेज पे वापस आ जाऊँ, ये प्रिविलेज मोशन पे वापस आ जाऊँ, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी नोटिस जो है वो फॉर्म ऑफ मोशन में किसी भी हाउस में, आइदर हाउस में किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ उतारा जाता है कि चलो भाई हमने प्रिविलेज मोशन दे दी, उसे बताया जाता है जब वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का गिल्टी हो, ठीक है। अब जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होती है इसकी स्पीकर होती है, या तो अगर लोकसभा में है तो, ठीक
ठीक है, या फिर चेयरमैन होता है, वो देख लेता है बिल, अगर उसकी समझ में आ जाए तो ठीक है, और समझ में ना आए तो वो इसी बिल को फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी को दे देता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी को दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी की बात करूं तो ये दोनों की अलग अलग है, लोकसभा की, राज्यसभा की। लोकसभा में 15 मेंबर हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्रिविलेज मोशन की। आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर प्रिविलेज मोशन पास भी हो जाए ना तो भी सरकार नहीं कर सकती, है ना भाई। मिनिस्टर के खिलाफ पास हुआ है, सरकार के खिलाफ थोड़ी ना पास हुआ, तो चांस कम रहते हैं कि सरकार करे। लेकिन जैसे अब मान लो आप मोशन ऑफ थैंक्स अगर इसे अपोजिशन पास कर दे तो भाई साहब सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तुरंत इनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप पहुँचते हैं। हाँ जी, इसके बाद अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, रुक जाओ भाई इसे आने दो, है ना। तो रॉन्ग सिग्नल, ये देखो सबसे पहले एससी ऑर्डर एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बॉगी टू शट डाउन चैनल। अगर आपने एक न्यूज़ सुनी हो तो एक चैनल था, मलयालम चैनल था, उसे बैन कर दिया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला था चैनल की परमिशन रिन्यू नहीं करी थी, है ना, और चैनल का जो नाम था वो मीडिया बंद था। ठीक है, इसके बाद की मैं बात करूं तो जो कोर्ट ने वो गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दे दिया है। उसने बोला है कि ठीक है आपने जो भी किया, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे पास सफिशिएंट रीजन थे और उन्होंने रीजन को डॉक्यूमेंट इन सील्ड कवर में दिया था। ठीक है, और इसके बाद उसे अपोजिशन को या जिन्होंने ये याचिका डाली है उनको भी नहीं दिखाया गया था। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का डिनाई होगा। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो प्रोपोर्शनलिटी यानी कि एज परमिटेड, देखो अब फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं। आपका बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब फंडामेंटल राइट में आता है ना। एज परमिटेड फंडामेंटल राइट मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल एज परमिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली विदस्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में भी खड़े होने चाहिए ये। अगर इसके मैं केस की ही पर्सनल बात करूं तो इसमें देखो आपको फ्रीडम टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट, फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट, एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट, है ना। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपके जो एफआईआर्स हैं वो वायलेट हुए हैं। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो ये फंडामेंटल राइट वायलेट करने बताते हैं कि भाई जब पीगासस स्पाईवेयर भी आया था तो भी तो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए थे, तुमने तो प्राइवेसी वायलेट करी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है हाई कोर्ट पे कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं कि ये फैसला गलत है, दोबारा इस पर विचार होना चाहिए। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट एडिटोरियल देखें, ये समझ में आ गया ना पंजाब। ये देखो इसे अगर मैं आपको, हालांकि जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, इसे आराम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब चीज़ें आती हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लोकल जॉब्स दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, यानी कि लोकल जॉब है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हटा दिया है। अगर आपको लोकल जॉब की चीज़ ध्यान हो तो मैंने 21 जनवरी के भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें डिस्कस करी थी, लेकिन आज मैं फिर डिस्कस कर ही लूँगा इन्हें। ठीक है, मैं बता दूं आपको लोकल जॉब का क्या सीन है थोड़ा सा। अगर देखो खाली मैं लोकल जॉब की ही बात करूं तो लोकल जॉब में आप देख लीजिएगा जो रिजर्वेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज रिजर्वेशन, ठीक है, व्हाट इज रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है असिस्टिंग पर्सन को जो किसी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल इग्नोरेंस इनजस्टिस में रहा है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि रिजर्वेशन को एक पॉजिटिव एक्शन माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके लोकल गवर्नमेंट की सबसे पहले अगर मैं हाँ सीधे इस पर आ जाता हूं कि ये क्यों होता है ऐसा आखिरकार, मतलब लोकल जॉब्स क्यों दी जाती हैं, ऐसा क्या होता है कि लोकल जॉब्स पे देने पे विरोध हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं ना देने पे क्या होता है। सबसे पहले रीजन जो है वो होता है लैक ऑफ जॉब। भाई लैक ऑफ जॉब होती है उस शहर में, है ना, लोगों को नौकरी कम मिलती है। दूसरा होता है एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, पब्लिक एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। ठीक है, तीसरा होता है इकोनॉमिक इनजस्टिस, भाई आप अपने शहर में रह रहे हो, आपको नौकरी मिलनी थी, दूसरे आके आपके यहाँ नौकरी कर ले रहे हैं, ये होता है इकोनॉमिक इनजस्टिस। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 की भी बात करूं तो उसमें मेंबर ऑफ एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 330 और 332 की बात करूं, आर्टिकल 330 और 332 की बात करूं तो उसमें भी एससी एसटी के मेंबर के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्शन में, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर मैं इसी में आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 डी और 233 टी की बात करूं तो इसमें एससी एसटी जो है उनको भी विलेज पंचायत वगैरह में इलेक्शन मिला है। ठीक है, और अगर मैं आपसे लोकल कोटा की बात करूं तो इंदिरा साहनी केस ने बोला था भाई 27% आप मैक्सिमम कोटा रख सकते हो, तो ये दुखद खबर है। और इसके बाद इंदिरा साहनी केस ने 50% सॉरी, है ना। अगर लोकल जॉब की मैं बात करूं तो ये इस कारण लोकल जॉब दी जाती है। ठीक है,
और अगर इसके बाद मैं आपको इस आर्टिकल में ही कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ तो इन्होंने बोला है कि एक्ट के बारे में बोला है कि 75% जॉब जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जो 30,000 रुपये सैलरी से जिनकी कम होगी वो ही कंपनी खाली 75% लोगों को रख सकती है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की आपसे और कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहूँ तो ये देख लीजिए, एडिटोरियल हम लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक्ट वाज एनेक्टेड इन फरवरी 2021 में, जनवरी 2022 में आ गया, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद की मैं बात करूँ तो क्या क्या दे रखा है इसमें, कुछ है नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, बस मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 91 क्लॉज जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें बोलता है कि भाई अपना कहीं भी ट्रेड आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, कहीं भी आप अपनी एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बोलते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के अंतर्गत आती हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 जी के बाद की मैं बात करूं आपसे, तो फिर जो है 2002 में एक TMO पाई फाउंडेशन केस था जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कितना भी कर सकते हैं, कितने भी आरक्षण दे सकते हैं, वो उनकी आज़ादी होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 2005 में अमेंड हो गया और उसके बाद लगभग सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड स्टूडेंट्स को हमें आरक्षण देना पड़ा, ठीक है। इस देना पड़ा क्या, देना चाहिए, है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा साहनी केस में आपको पता है आरक्षण जो रिजर्वेशन 50% हो गया था, है ना, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग जो स्टेट्स हैं उन्होंने पास किया है, लोकल जॉब गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेट्स ने पास कर दिया है, ठीक है। और मैं इसके आगे की बात करना चाहूँगा आपसे, एक मिनट को, है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ अफेक्ट्स क्वालिटी इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। एक मिनट को यार ज़्यादा दिक्कत हो गई आज तो। हाँ जी, तो जो हरियाणा का है उसमें लोकल कैंडिडेट जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, स्टेट के से, ठीक है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट से 10% से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। हम हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल जो आया, एक्ट जो बन गया, उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे इसके बाद की बात करूँ तो ये देखो, इससे क्या होगा कि ये जो लॉ अप्लाई होगा ये किसी भी कंपनीज के लिए, है ना, किसी भी सोसाइटीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, और किसी भी ट्रस्ट के लिए ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो दिक्कत क्या आती है इसमें, ये देखो कहीं ना कहीं ये नेटिविज्म को इंक्रीज कर रहा है कि भाई मतलब नेटिविज्म बोल रहे हैं कि हमारे क्राई फॉर जॉब प्रोटेक्शन के लिए वो बोल रहे थे, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करूँ तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है ना, प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बोलता है ना। तो यानी कि आपका जन्म कहीं हुआ हो लेकिन इक्वलिटी होनी चाहिए, इसमें इक्वलिटी है क्या, है ना। अगर इसके बाद में आर्टिकल नंबर 15 की ही बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन जो है बेस्ड ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए आपका, बेस्ड ऑन बर्थ ऑफ प्लेस, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 16 आपसे क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 16 आपसे बोलता है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। आप मतलब नो बर्थ प्लेस के आधार पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं, आप कहीं भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं और आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आपको सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, आपके साथ किसी भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। और आपके आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 19 भी तो यही बोलता है कि भाई आप कहीं भी मूव कर सकते हो फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, कहीं भी बिजनेस कर सकते हो फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। हाँ, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे पब्लिक मोबिलिटी, ठीक है, हेल्थ, है ना, ये जो सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे आप देख लेंगे हम, है ना, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये चीज़ें। अब इसके बाद मैं रीजन बता दूं ऐसे बिल आते क्यों हैं। सबसे पहला तो देखो इंक्रीज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, यानी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी होती है। अगर इसके मैं दूसरी रीजन की बात करूं तो इकोनॉमिक जॉबलेसनेस होती है, इकोनॉमिक जॉबलेसनेस होती है। भाई उस देश के ही, उस शहर के ही, उस जिले के, उस राज्य के ही लोग काम नहीं करते तो पहले तो उनको काम दो ना। ये होता है कि अगर सब अपनी जगह काम देने लगेंगे तो सबको काम मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो इंक्रीज इन इनकम होती है, वहाँ के जो इनकम करते हैं वहाँ के लोगों में फिर टैलेंट भी इंक्रीज होगा, अगर वो कुछ नया सीखेंगे, किसी नई कंपनी में काम करेंगे, तो इसीलिए ये ऐसे बिल पास किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की आपसे और बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 16 हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मैं इसके बाद की बात करूँ तो इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड प्लेस ऑफ बर्थ रेजिस्टेंस, मैंने ये आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल केस क्या है,
स्पेशल केस है कि गवर्नमेंट टीचर्स, मतलब ये बोला है कि पर्टिकुलर रीजन ऑफ राजस्थान फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कोई कहीं भी प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ वैसा मत करो, ठीक है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ 75% रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी केस में बोला है कि 50% मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और हम बिल डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपसे कुछ पूछा जाएगा, है ना। और इसमें अगर मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहूँ, आप ये मत सोच रहे हैं एडिटोरियल है तो भाई इसे डीप में डिस्कस करो, कुछ आपको डीप में डिस्कस करनी नहीं करना। आप इसे पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर से तो आपको पता पड़ेगा कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप पेपर में लिख सको, लेकिन मैंने आपसे अलग से बिल बता दिया है, ठीक है। और ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर सारे स्टेट ऐसी पॉलिसी करेंगे तो सिटीजन्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा माइग्रेट करना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि वो दूसरी जगह फिर काम भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं वायलेट फंडामेंटल राइट होता है, इससे फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इंडिया विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट एज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि इंडिया जो है यूनियन है, ना कि किसी की सहमति है कि चलो हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, तुम्हारे में एहसान नहीं है किसी का, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करें, वही वाला चल रहा है तो फ्रोजन बाई अनसर्टेनिटी। आरबीआई में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बता दी। आरबीआई में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि भाई रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई में मैंने आपको बता दिया रेपो रेट क्यों होता है, कि इन्फ्लेशन होता है। अब मैं आपको बता दूं रेपो रेट अगर 4% पर रहेगा तो देखो जो आरबीआई है वो दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को लोन, ठीक है, इतने रेट पे। तो यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो वो लोन देंगे आपको, यानी कि आपको भी सस्ता लोन मिल जाएगा। अगर ये 4% से 5% कर दे तो आप एक चीज़ देखो, ये इसे महंगे में देंगे तो लोन भी आपको महंगे में मिलेगा, लोन महंगे में मिलेगा, आपके पास पैसा कमाएगा, आपके पास पैसा कमाएगा। कोरोना में वैसे ही पैसा कम था, तो यानी कि इन्फ्लेशन राइज होगा, इन्फ्लेशन राइज होगा तो इकोनॉमी जो है वो डाउन होगी। इसीलिए आरबीआई ने कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इंडिया में प्राइवेट कंजप्शन जो है डोमेस्टिक डिमांड, और ये सो लिटिल साइन दिखा रहा है कि भाई चलो कुछ तो इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूं तो जीडीपी जो है वो हमने माना था कि 8 से 8.5% रहने वाली है, लेकिन 7.8% ही ये ऐसा मान रहे हैं कि रहेगी, ठीक है। और अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं है। हाँ ये देख लीजिए, कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो इस समय 5.7% है, जो कि भाई 6% थ्रेशोल्ड होती है। 4 ± 2% इसकी थ्रेशोल्ड होती है, जो कि उसे टच करने की तरफ आ रहा है, जो कि एक गलत चीज़ है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है मैं बता दूं आपको, क्रूड ऑयल प्राइसेस में, ठीक है, प्राइस गेन हो रहा है। मॉनेटरी अथॉरिटीज अपियर टू देयर ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन, कुछ नहीं है इसमें। वेजिटेबल प्राइस जो है वो भी विंटर अराइवल की वजह से अब सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से हमारा ग्रेन्स जो है, गेहूँ आएंगे, शायद गेहूँ कटेंगे अब, है ना। गेहूँ की हार्वेस्टिंग होगी, व्हीट हार्वेस्टिंग, तो उससे भी हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ग्रोथ सपोर्टिव हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के रेट जो पैनल है, रेट सेटिंग पैनल, उसने अपना प्राइमरी मैंडेट ऑफ एंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एट द अल्टर ऑफ इम्पार्टिंग ए मॉनेटरी इम्पेटस टू इकोनॉमी। उसने बोला है कि भाई हम प्राइस स्टेबिलिटी रखेंगे, मॉनेटरी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी एकदम पॉजिटिव रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बोलती है। और फेडरल रिजर्व रियल डेंजर, ये अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो एमपीसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने आपको पहले बताया था एक्स ऑफिसियो इसका गवर्नर होता है ना। ये हर 3-4 महीने में बैठती है, हर 3 महीने में बैठती है शायद, है ना। ये देख लेना आप, ठीक है। जब ये बैठती है तो डिसाइड करती है कि आपका रेपो रेट क्या होने वाला है, ठीक है। अगर रेपो रेट जितना है डिसाइड करेगी उससे डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन, ठीक है। रेपो रेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इन्फ्लेशन जब डिसाइड होगा तो इन्फ्लेशन पर सारी इकोनॉमी टिकी पड़ी है आपकी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी पब्लिक पे पैसा कम होगा, पब्लिक पे पैसा कम होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जो कि जो आपकी इकोनॉमिक पुअर पॉपुलेशन है उस पर दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो ये लोन सस्ता कर देती तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेगी, यानी कि चीज़ों की कमी हो जाएगी। जैसे मान लो पब्लिक के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, यहाँ पे गेहूँ थे कुल 20 टन, पहले पब्लिक कम खरीदती थी, अब ज़्यादा खरीद ले, हो सकता है सब भंडार भर के रखने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, सारी पॉलिसीज को कंट्रोल में रखे, बाकी वो देखती रहे कि क्या हो रहा है स्टेट में, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एमएसपी की शायद उन्होंने बात की है, एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो भी भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें कुछ है नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कुछ नहीं है। मैं आपको एमएसपी बता देता हूं कि एमएसपी क्या होती है, ठीक है। एमएसपी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता ही होगा, पहले आप आर्टिकल पे एक नज़र मार लो,
ठीक है। ये बोल रहे हैं ऑनगोइंग स्ट्रगल जो है वो फार्मर का चल रहा था, पीसफुल स्ट्रगल हो गया, फार्मर्स को डबल इनकम का बोला कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड ये बोल रहे हैं, बैकग्राउंड ये बोल रहे हैं कि जो एमएसपी है भाई वो रिक्वायरमेंट फार्मर्स की है, लैंडलेस फार्मर्स की है। मैं आपको बता दूं एमएसपी कैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा इससे, ठीक है, इनकम सपोर्ट होगी, ये देख लेना, प्राइस स्टेबलाइजेशन, इनकम सपोर्ट होगी, ठीक है, और ये इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स के साथ भी इंक्लूड होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा एमएसपी में, फिर आगे इन्होंने बोला है कि ये जो फूड है यानी कि स्टॉक पॉलिसी है ये, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही अप्लाई होती है ये, और ये हमें मार्केट इंटरवेंशन होना चाहिए इसके प्राइस जब डिमांड नेसेसरी हो, ठीक है। और अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो ये बोल रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो है लोगों ने अपने गेहूं और अनाज या चावल ही सबसे ज़्यादा उगाने शुरू किए हैं, गेहूं, चावल और शुगर केन स्पेशली, ठीक है। और इसके बाद की मैं अगर आपसे बात करूँ तो एमएसपी जो है वो भाई मिलता भी नहीं है, जैसे ये हो गया मिलेट्स पे, कोर्स सीरियल्स पे, पल्सेस पे, ऑयल सीड्स पे, इन पे एमएसपी मिलता भी नहीं है, यानी कि आधी ही एमएसपी है। इसके बाद ये बात करना है कि व्हीट और राइस में लोगों के जहाँ पहले 30 मिलियन हेक्टेयर फील्ड था वो 44 मिलियन हेक्टेयर पे पहुँच गया है, यानी कि इजाफा हुआ है। और जो बाकी चीज़ें हैं ऑयल वगैरह, कोर्स सीरियल वगैरह, उसमें अगर पहले 37 मिलियन हेक्टेयर था तो अब 25 मिलियन हेक्टेयर पहुँच गया है, यानी कि इसमें गिरावट आई है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो 68% इंडियन एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, ठीक है, वर्षा पे निर्भर है, और मैं चीज़ बोलूँ सिंचाई पे निर्भर है, ठीक है। और जो क्रॉप्स होती हैं वो ड्राउट रेजिस्टेंस, न्यूट्रिएंट्स और स्टेपल होती हैं डाइट में, ठीक है, और पुअर रेजिस्टेंस फार्मिंग होती ही होती है इनकी। अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करूँ तो मैं भी आपको एमएसपी बता दूंगा कौन बनाता है, ठीक है, और ये जो है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट के आधार पर बनाए जाते हैं। एमएसपी हैज टू बी कंसीव्ड एज ए लिस्ट ऑफ 23 क्रॉप के पास एमएसपी मिली हुई है, ठीक है, और ईच क्रॉप का एक बैंड होना चाहिए, इतना आपका मिनिमम हो, इतना आपका ज़्यादा हो, ठीक है। अगर साल बेकार है, मान लो फसल में पता पड़ा कीड़ा लग गया, फसल गिरी है, तो भाई आपको कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बाद की हम बात करें, इसके नेक्स्ट वीडियो में चलें तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ बाइडर एमएसपी, ये मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, बस आप इसे देख लो। मैं एमएसपी की चीज़ बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप देखो। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक रेट है, एमएसपी एक रेट है एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स, एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स, यानी कि जिस रेट पे गवर्नमेंट सरकार किसान से फसल खरीदती है, ठीक है। ये आपकी लगभग डेढ़ गुनी कॉस्ट होती है, यानी 1.5 मल्टीप्लाई आपकी जो प्रोडक्शन लगी है उसकी कॉस्ट के माना जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो जो CACP होती है, यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, वो इसे रिकमेंड करती है। कौन क्या करती है? रिकमेंड। CACP क्या करती है? एमएसपी को खाली रिकमेंड करती है ना। कौन कौन सी क्रॉप के लिए? 22 मैंडेटेड क्रॉप है, और प्लस आपकी एक शुगर केन क्रॉप है, इसके लिए आपको जो है यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देना पड़ता है, ना कि एमएसपी। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देना पड़ता है, शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या मैं बात करूँ तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA जो है ये एमएसपी के रेट फाइनल करती है कि भाई इस पे इतना एमएसपी होना चाहिए, इस पे इतना एमएसपी होना चाहिए। अब मैं आपको एमएसपी में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अगर आप एक चीज़ मान लो, आप कोई नई फसल उगाना चाह रहे हो गेहूं चावल के अलावा, ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई इस पे एमएसपी है, तो हो सकता है आप उसे उगा लो कि भाई इतनी कॉस्ट आ रही है, सरकार इसे इतने रुपये क्विंटल खरीद रही है, चल मुझे इतना फायदा हो जाएगा, इस फसल को उगा लूँ। अब आप एक चीज़ समझो, उस पर एमएसपी है ही नहीं, तो आप सोचोगे इसे खरीदेगा कौन? अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उगाऊँ कौन? और अगर मैं नहीं उगाता तो आप वही गेहूं चावल उगाओगे, उससे आप एक चीज़ देखो, आपका जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज होता है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा वाटर यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा, अगर ये कम हो जाए और हम बाकी प्रोटीन फूड उगाने लगें तो भी पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हर जगह गेहूं चावल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एमएसपी में जो आपसे एक इशू रखती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये किसान आंदोलन चल ही रहा है। एमएसपी अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एमएसपी के अलावा बहुत सारे टॉपिक बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। और एमएसपी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर सबवर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, क्या जो गवर्नर साहब है वो फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करना चाहें, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ही बता दो इस चीज़ को। तो मैं आपसे पहले गवर्नर की बात कर लूँ तो गवर्नर जो है, गवर्नर पार्ट 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 6 में गवर्नर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये अपॉइंट वाइज किए जाते हैं। अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर
टेन्योर नहीं होता, ये हो सकता है 10 दिन के लिए आए, हो सकता है 5 साल के लिए आए। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ गवर्नर के, तो आर्टिकल नंबर 153 टू 162 इसमें होते हैं। और अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो गवर्नर साहब जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट अगर आपसे कोई पूछ ले कौन है, तो गवर्नर है, ठीक है। और ये इसे नॉमिनल हेड भी बोलते हैं हम, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। रियल हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर है। और एक और चीज ध्यान रखना, जो भी एक पर्सन है वो 2 स्टेट के लिए गवर्नर नियुक्त हो सकता है, 2 स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। 157-58 में इसकी अपॉइंटमेंट की कंडीशन दे रखी है, आर्टिकल 157 आर्टिकल 158 में। सबसे पहली बात है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद की मैं बात करूं तो ये किसी भी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, है तो जिस दिन पोस्ट संभालेगा उस दिन ये हट जाएगा। सॉरी भाई, है ना। और अगर मैं इसके बाद की, हाँ जी, तो हम गवर्नर की बात कर रहे थे। गवर्नर मैंने आपको बता दिया कोई भी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। गवर्नर के पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो आपने जो गवर्नर को हटा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, कौन भाई, जो अपॉइंट करेगा वही तो उससे डिसमिस करेगा, है ना। अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने, तो डिसमिस भी कौन कर देगा, प्रेसिडेंट साहब जो है इसे डिसमिस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर के पास आर्टिकल 200, देखो जहां पे झंझट होता है इनका, आर्टिकल 200 में पावर है कि वो किसी भी बिल को असेंट देने की, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में होती है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। और अगर पावर क्या क्या है उसकी, देखो सबसे पहले तो किसी भी बिल को असेंट दे सकते हैं, कल हमने शायद कल या परसों डिस्कस किया था, मुझे ध्यान नहीं है ना। किसी बिल को असेंट दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। और चाहे तो किसी बिल को अपने पास रख सकते हैं, चाहे तो बिल को वापस कर सकते हैं, ठीक है। जब बिल को वापस करेंगे, अगर दोबारा वो बिल आ जाए तो उस बिल को उन्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस कर सकते हैं। इसमें इनके पास एक और पावर है, किसी भी बिल को, जो आर्टिकल नंबर आपको 201 में दी गई हुई है, कि किसी भी बिल को ये प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं कि भाई इस पर तो आपको प्रेसिडेंट ही इस बिल को पास करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नर के संदर्भ में आती हैं। गवर्नर जो है चुना नहीं जाता, यानी कि गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और वो खाली नॉमिनेटेड हेड होता है, नॉमिनेटेड हेड होता है ना, गवर्नर नॉमिनेटेड होता है। और इसके बाद की मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो एक वो है कि गवर्नर जो है वो अदर स्टेट का होना चाहिए। अब जैसे आप समझ जाओ कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं, है ना। यानी कि वो भी एक कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से एक लिंक रखता है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नर के पक्ष में आती हैं। अगर गवर्नर चाहे तो इनके काम में, मुख्यमंत्री के काम में दखल आराम से दे सकता है, और जो कि ये दे रहे हैं। तो ये ही इसमें बात आई है, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं या इसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये गैज इस पे मतलब भी कुछ बोलना बहुत ही जल्दी होगा। आपको ध्यान हो तो दिल्ली में भी एलजी का केस हुआ था बहुत तगड़ा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी ठीक है भाई, इसमें फिर मुख्यमंत्री के पास उन्होंने पावर दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसके अगर हम पढ़े तो इन्होंने बोला है कि सरप्राइजिंग नहीं है कि डेमोक्रेसी में ऐसा हो, है ना। और ये अगर इन्होंने भी यही चीज बोली, देखो, आई डोंट वांट टू गो इनटू द पर्सनैलिटीज ऑफ टू लीडर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि किसी भी पर्सनैलिटीज के पास हमें नहीं जाना, हम खाली इनकी बात गवर्नर और सीएम के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर इन्होंने कुछ भी ज़्यादा बोला नहीं है। एंड सो नॉट पॉपुलर विद द गवर्नमेंट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को लिख के दे सकता है कि भाई साहब इस स्टेट की जो लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं है, इस स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल अगर पार्लियामेंट स्पेशली क्या होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दे लगा दो, तो हो सकता है प्रेसिडेंट रूल ये लगा दें, ठीक है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नर है आर्टिकल 163 में दिया हुआ है, देखो साफ साफ, जो भाई गवर्नर होगा वो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर से बाउंड होगा, यानी जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलेगी ऐसा गवर्नर को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद गवर्नर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं गवर्नर के काम की बात करूं तो रेमिशन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पार्डन वगैरह, ये गवर्नर के काम होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के भी यही काम होते हैं, है ना। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु असेंबली वगैरह इन्होंने सारा डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। मिस्टर गांधी जो है ये भी गवर्नर रहे थे, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो हमें पता ही नहीं थी, है ना। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के एक संबंध बहुत अच्छे होने आवश्यक है, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ दिया नहीं है इतना जो मैं आपको दिखा सकूं। इसमें कुछ
ये बोल रहे हैं डिड वी नीड रीलुक द रोल ऑफ गवर्नर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, रीलुक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये बताओ प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेगा गवर्नर को, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? आप बोल दो गवर्नर ना हो तो सर, अगर गवर्नर नहीं होगा ना तो रूल लॉ जो है, लॉ ऑफ रूल जो है वो बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गवर्नर से बस एक डर रहता है कि भाई गवर्नर है, अगर प्रेसिडेंट को लिख के दे दिया कि भाई ये इसमें रूल ऑफ लॉ बेकार हो गया है ना, तो हो सकता है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद की मैं बात करूँ, जो एक ये होता है कि भाई चीफ मिनिस्टर से आप पूछ के गवर्नर को अपॉइंट कर लो, लेकिन ये एडवाइस जो है वो जरूरी नहीं होती कि जो सीएम बोले वो ही फॉलो की जाए, ठीक है। और इसके बाद अगर मुझे नहीं लग रहा कुछ को कुछ लग नहीं रहा कि इसमें और कुछ आपसे मतलब आपके लिए कुछ और है, ठीक है। और बस तो ये इतना मैंने गवर्नर आपको समझा दिया जहाँ तक समझ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, और इसमें अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट पेज पे रो ओवर योगीज जाइब एट कश्मीर बंगाल, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कांग्रेस ब्राउट एरा ऑफ डार्कनेस, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बजट का रोड मैप है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद एक्टिविस्ट से हिजाब बैन इज टेंटामाउंट टू हेट क्रिमिनल्स, है ना। और ये बोल रहे हैं कि एक्टिविस्ट जो है हिजाब जो है भाई हेट क्रिमिनल्स फैला रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हो रहा है। अभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैंने बताया इसमें कहीं एक दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। और मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक प्रियंका गांधी के एक बयान पे बहुत हंगामा हो रहा है ना। तो इसे देख लेना कि बिकनी में जाए, कोई घूंघट में जाए, पेयर ऑफ जींस पहने, सब लड़की की मर्जी है कि वो क्या पहनना चाहती है, ठीक है। इसके बाद खली जो है वो भाजपा में आ गए, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो ये देखो जो राणा अयूब की जो कॉस्ट है वो इतनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ ये देख लो जो मैं आपको बता रहा था हिजाब केस में, अब जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वही आपका स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रख लो, आप सुप्रीम कोर्ट हो इस समय, है ना। पेपर में लिखते समय भी आप सुप्रीम कोर्ट हो, पेपर में कभी आप अपनी चॉइस से मत लिखो। जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आप उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है। या हाई कोर्ट बोल रहा है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो आपको करना है। अब मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बहुत जल्दी है कि कर्नाटका के हिजाब लॉ में हम अपनी दखल दे दें जब तक इसे स्टेट हाई कोर्ट नहीं सुनता है, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, अगर मान लो आपसे कोई बोलने लगे भाई अभी जुडिशियल मैटर है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरा कोई व्यू है ही नहीं, अभी हम जुडिशियल मैटर पे देखेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई व्यू है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्रिएट करने हैं। आपसे कोई अगर अपना व्यू मांग ही ले मान लो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पेश करने हैं, ना कि आपको किसी की वीडियो देख के कोई व्यू अपना बनाना है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 9 जज बेंच इसे एग्जामिन करते हैं। इसका बस एक कोटेशन पढ़ लो, लेट द हाई कोर्ट एग्जामिन द इशू, वी नो दैट देयर 3 जज बेंच केस है। इस केस को सुन लिया, ये टू अर्ली है कि हम उस केस में घुसे हैं, ठीक है, वरना इसे हाई कोर्ट कभी नहीं सुनेगी। अगर मैं हिजाब की बात कर लूँ आपसे तो आर्टिकल नंबर 25 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 25 में दिया हुआ है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोपेगेट फेथ प्रैक्टिस प्रोपेगेट और प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी रिलीजन का प्रचार प्रसार और उसका पालन कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल नंबर 25 में दिया हुआ है। हालांकि आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 क्लॉज ए में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हुई है आपको, ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शन अलग अलग टाइप की हैं। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे हादिया केस में आपने पढ़ा था, हादिया के साथ मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, टाइम इंक्रीज ज़्यादा। मेरी सच में एक हिजाब कंट्रोवर्सी वाली वीडियो है, उसमें बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल सारे दे रखे हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस हिजाब के बारे में लिखने में, ठीक है। और ये इन्होंने, हाँ ये चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, इन्होंने बोला है जो हाई कोर्ट है या जो कोर्ट है उसे ये डिसाइड करना चाहिए भाई स्कोप ऑफ रिलीजियस क्या है। आर्टिकल फ्रीडम 25 आर्टिकल के अंतर्गत क्या स्कोप है इसका, ठीक है। राइट ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन क्या है आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत। इसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है कि जो रिलीजियस डोमिनेशन है वो फंडामेंटल राइट के सब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे बोलो हिजाब है जो भाई हमारी सेंसियल प्रैक्टिस है वो फंडामेंटल राइट है कि नहीं है ना। और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है आर्टिकल नंबर 25 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 क्लॉज भी क्या कहता है। तो सारी चीजें हैं ये जो इन्होंने बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें ऐसी चीज देखनी चाहिए, और ये निश्चित रूप से देखेंगे। बाकी अभी देखते हैं, हम नहीं देख रहे इस चीज को, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने सारे केसेस उसमें डिस्कस कर रखे हैं। कोर्ट आस्क्स माल्या टू अपीयर फरवरी 24 कंटेम्प्ट केस, मेरे हिसाब से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कार सीट से एक वाई बेल्ट टाइप की आएगी, ऐसे वाई बेल्ट आएगी, आप अगर बैठोगे तो, है ना, उसके बाद आप बंध जाओगे पूरे। कंट्री रिकॉर्ड्स इतने न्यू केस बता रहे हैं। टोटल पॉजिटिविटी रेट जो वो 3.8% पे आ गया है। सेंटर द स्टैंड प्ली MBBS स्टूडेंट 17.7 लाख डिफेंस लैंड सर्वेड बता रहे हैं, ये इतनी लैंड सर्वेड है। आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सच एक्सरसाइज हुई है ये इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई हमारी डिफेंस की जो लैंड है वो है कितनी आखिरकार, है ना, हमारी ज़मीन कितनी है।
तो ये बता दें 17.78 लाख एकड़ जो है वो डिफेंस की ज़मीन है पूरे इंडिया में, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस चीज़ करें, इसमें ये देख लो, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स ने बताई है ये जो मतलब डाटा लिया है उन्होंने लिया है, ठीक है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कुछ दे नहीं रखा है ना, और ये सब ड्रोन की हेल्प से ली गई है, नापी नहीं है ऐसे कि फीता लेके बैठे हो नाप ले हो। रसिया लॉन्चेस बेलारस मिलिट्री ड्रिल्स, रसिया ने बेलारस के साथ अपनी एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है, निश्चित रूप से यूक्रेन का इस पर प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन रसिया हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मैंने शायद कल भी बहुत इसके बारे में बोल दिया था, नेटो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से आप मैप देख लेना, इसका मैप जो मेरे टेलीग्राम चैनल आपको KNP एनालिसिस, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैप मिल जाएगा इसमें। अगर मैं इसके दोबारा से रसिया यूक्रेन की थोड़ी सी बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यूक्रेन था वो रसिया का पार्ट था, जो रसिया का अगर वो पार्ट था तो यूक्रेन से 2014 में रसिया ने क्रीमिया भी ले लिया, लेकिन यूक्रेन जो अब नेटो की मेंबरशिप चाहता है, और अगर यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप चाहता है तो रसिया ने अपनी यहाँ सेना भेज दी कि अच्छा तो हमारी मेंबरशिप लेगा। रसिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन जो यूएस है वो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। अगर यूएस यूक्रेन की हेल्प कर रहा है तो आप एक चीज समझो गाइस, यूएस यूक्रेन की हेल्प कर रहा है तो निश्चित रूप से यूएस रसिया कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है। रसिया बोल रहा है कि जो बेस्ट है वो इधर एक्सपेंड ना करे, इससे नुकसान क्या होगा मैं आपको बता दूं। जो रसिया की टेरिटरी है वो ब्लैक सी से टच होती है, ब्लैक सी में लगभग 30 से 40% ट्रेड होता है। अगर वो ट्रेड यूएस के हाथ में चला गया तो रसिया को नुकसान हो जाएगा, यानी रसिया जो टैक्स वैक्स से कमाता है वो नहीं कमा पाएगा, जो रसिया का एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये रसिया के नुकसान चीज़ है, ठीक है। और दोबारा से कोल्ड वार की स्थिति बढ़ने वाली थी, लेकिन रसिया ने बोल दिया कि हम इसे आराम से बातचीत से सुलझा देंगे। कल अगर आपको पता हो तो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बातचीत की है, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें पूरी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इशू सॉल्व होने के पूरी कगार पे, देखते हैं इसके बाद क्या सॉल्व होता है। अब बताओ कुछ बचा है इसमें, ठीक है, मैंने आपको सादा बता दिया। और इसके बाद क्या मैं बात करूं, इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड हमने कल डिस्कस किया था, क्वाड कल डिस्कस किया था। क्वाड जो वो ऑस्ट्रेलिया है ना, यूएस, जापान और इंडिया का एक कॉम्बिनेशन ग्रुप है। क्वाड में क्या होता है, क्वाड जो है स्पेशली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया है। ये स्ट्रेटेजिक, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है, नॉट मिलिट्री अलायंस। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना क्वाड में, ठीक है। क्वाड का जो फर्स्ट आइडिया था वो 2007 में पीएम शिंजो आबे ने दिया था, जापान के पीएम शिंजो आबे थे। 2017 में इनकी पहली एक्सरसाइज हुई, मालाबार एक्सरसाइज होती है इनकी यूएस, जापान, इंडिया के बीच में। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ आपसे तो ये बोल रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में होगा। अब सबके यहाँ क्वाड में सबके अपने अपने इशूज हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यूएस तो चाहता है कि भाई मैं इंडो पैसिफिक में आ जाऊं, चाइना से जो राइवलरी है उसे देख लूं मैं चाइना को। इंडिया चाहता है कि भाई चाइना जो है वो कमजोर पड़े हर जगह। अगर मैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिल जाऊंगा तो मेरी भी पोजीशन मजबूत होगी, चाइना की बेइज्जती हो। चाइना से इसका टेरिटरी बॉर्डर है, चाइना से इतने बॉर्डर इशू हैं, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्या चाहता है, ऑस्ट्रेलिया पर देखो, ऑस्ट्रेलिया के जो रीफ्स वगैरह है वहाँ पर चाइना ने अपना कब्जा बताना शुरू कर दिया। चाइना बोल रहा है तो मेरा, ये मेरा है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि इस चाइना से छुटकारा मिले, और जापान भी यही चाहता है कि इस चाइना के टेरिटोरियल एग्रीगेशन जो है उससे मुझे छुटकारा मिले। इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है बोल रहे हैं बिल सेव द सेंचुरी। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर मैं बात करूं तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंट स्टेट आते हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आप ध्यान रखो, ये ही बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारी पॉपुलेशन को अपने आप में समाये हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये इस बार इंडो पैसिफिक रीजन जो है सेंचुरी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि रसिया भी इसमें, रसिया एग्रेशन चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शेयर्ड विजन के बाद पता पड़ेंगी। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों बोला है इन्होंने। यूके पुलिस बैडन नेट आफ्टर न्यू इंपोर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, है ना। ये देखो, ये भी इंटरनेशनल में भी आप न्यूज़ समझ जाओ, ये नहीं है कि इंटरनेशनल न्यूज़ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। वादा इंजर्ड इन फील्ड ड्रोन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडोनेशिया ने जो देखो 42 राफेल जेट खरीदेगा, राफेल जेट पर तो इंडिया में इशू चल रहा है, देखते हैं इंडोनेशिया खरीदेगा ये, है ना। ईरान टॉक सेंटरिंग, ईरान की जो फाइनल टॉक में फेस में जा रही है, ऐसा जर्मन मिनिस्टर ने बोला। तो ईरान की जिस दिन फाइनल टॉक होगी उस दिन हम डिस्कस करेंगे, या इसका जो भी फैसला होगा फाइनल डिसीजन, उसी पे हम ईरान को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीआई रिटेन्स स्टेटस क्वो टू स्पर ग्रोथ, मैंने आरबीआई बहुत डीप में डिस्कस कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, प्राइस इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं, मुझे नहीं लगता दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की आपसे बात करना चाहूँ तो ये बोल रहे हैं कि भैया क्रिप्टोस जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। मैं निश्चित रूप से आपको बता दूँ, देखो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो बिटकॉइन के आधार पर चलती है, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बिटकॉइन क्या होता है,
अब ये जो चलती है, ये एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है, BLOC के ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ मान लो आपने यहाँ से ₹100 दिए तो वो डाटा रिकॉर्ड हो गया, और आपने ₹100 दिए वो डाटा रिकॉर्ड हो गया, अब ₹100 दिए वो डाटा रिकॉर्ड। आप चाहो कि भाई इसे पता ना पड़े, कि किसी को पता ना पड़े हमने इसे भी ₹1 दिए थे, इसे डिलीट कर दो, तो भाई आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से रिस्क का मतलब है मेरा, मान लो कोई भी भाई मार्केट आपका डाउन हो गया एक दिन में, तो रिस्क हो गया, ठीक है। अब आपके रुपए है वो तो लगभग लगभग रिस्क कम है रुपए में, है ना, डॉलर के, अगर आप डॉलर के हिसाब से देखो तो रुपए में रिस्क कम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है, ऐसा इन्होंने बोला है जो गवर्नर साहब है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इसमें आपसे डिस्कस करूं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई ये डिस्कस करना चाहिए था तो आप मुझे बता देना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। सो गैस, अगर अभी तक आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब KNP एनालिसिस, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अगर अच्छी लगी हो, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि खराबी क्या थी, ठीक है, उसे हम चेंज कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। और बाकी आप अपनी कमेंट लाइक शेयर करते रहो, अपना प्यार देते रहो, अपना स्नेह देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।